आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस एग्जामिनेशन का मिनी मॉक टेस्ट, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का यह सीरीज है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल, माई सेल्फ एकांश। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज का, इस मॉक टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसका डिजाइन किसने बनाया था? जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो इसका डिजाइन किसने किया? तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसका डिजाइन करता कौन थे? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांत सोमपुरा। देखिए चंद्रकांत सोमपुरा जी कौन थे? इन्होंने 31 साल पहले यानी 1989 में ही राम मंदिर का डिजाइन तैयार कर दिए थे। ठीक है, तो अयोध्या में राम मंदिर का जो डिजाइन करता थे, वास्तुकार थे, उनका नाम था चंद्रकांत सोमपुरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन और शिखर धवन। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नई उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 150 मैच खेलने वाले, क्या 150 मैच खेलने वाले दुनिया का इकलौता प्लेयर है जो 150 मैच T20 का खेला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बताइए कैसा पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए? तो देखिए ये 2 कैसे फॉलो किया है, इसमें +1 किए हैं तो 3 हो गया, 4 में +1 किए तो 5 हो गया, 6 में +1 किए तो 7 हो गया और 0 का 0 रहने दिया गया। ऐसे ही सेम 4 में अगर +1 करेंगे तो कितना होगा? 5, 6 में अगर +1 करेंगे तो होगा 7, 8 में करेंगे +1 9 और 0 का 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 5790। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये रीजनिंग का पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1728 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? 1728 में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी? तो चलिए हम बताते हैं 1728 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1728 को अगर हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6 और 3 का पावर हो जाएगा 3। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख दिए। अब देखिए 2 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। तो 2 के पावर कितना है? 6 और 3 के पावर कितना है? 3। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो 1728 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गई 9। कैसे? तो 1728 को हम फैक्टर में तोड़े, गुणनखंड में तोड़े, तो 2 के पावर 6 और 3 के पावर 3। तो इसमें संख्या पूछ रहा है, तो 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो इनके पावर को जोड़ देने से जो प्राइम नंबर है और उनके पावर है, उनके पावर को जोड़ने से हमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या मिल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो आइए सॉल्व करते हैं हम। तो 20% को सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो देखिए जो वर्ग था, वर्ग का एरिया क्या होता है? एरिया हो जाता है इसका साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो शुरू में अगर मान लीजिए कि वो जो स्क्वायर था उसका जो साइड था 5 यूनिट, 20% बढ़ने के बाद उसका साइड क्या हो जा रहा है? 6 यूनिट। तो इसका हम एरिया निकालेंगे तो जब शुरू में मूल जो था उसका हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और जो वर्तमान में 20% बढ़ने के बाद कितना हो गया? 36 मीटर स्क्वायर। तो कितना बढ़ा? 11 मीटर बढ़ा।
तो हमें कितना प्रतिशत का वृद्धि बता रहा है, तो 11 मीटर तो बढ़ा। मूल कितना है, उसका एरिया 25 है, और 100 कर देंगे, परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है, तो फिर इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 44%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी वर्ग की कोई भुजा है और दिया हुआ है, तो अगर उसमें 20% अगर वृद्धि करने पर उसका जो होगा एरिया में 44% का वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर इसको सही में बताना है तो आप वीडियो को पॉज करके सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये रीजनिंग। चलते हैं हम इसके कॉलम अनुसार। तो देखिए 11 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, और ये 4 का क्यूब कर दीजिए, तो इसको घटाने से क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये 12 का स्क्वायर कीजिए और 5 का क्यूब कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पर 184 नहीं होगा, कितना होगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 18 ही है, 18 ही है, तो 18 का स्क्वायर कीजिए और 6 का क्यूब कीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 108, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक 8 होते हैं। तो देखिए अगर कोई किसी से अलग हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, जैसे पेड़ से आम गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, घड़ी से कलाई, कलाई से घड़ी गिरा, तो इसमें क्या हो रहा है, से, तो जो अपदान कारक होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अपदान कारक का जो संबोधन वाला जो चिन्ह होता है वो से होता है, अपदान से। और जब भी उसमें अलगाव हो, सेपरेशन का बोध हो, तो उसमें अपदान कारक का प्रयोग होता है। तो पेड़ से कई आम गिरे में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो बताइए क्या होगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत की सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। तो अब समझते हैं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे। तो जब हरित क्रांति आया था, हरित क्रांति कब आया था, 1966 और 67 के मध्य में। तो हरित क्रांति का जनक इन्हें बोला जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। इन्होंने गेहूं के एक अलग किस्म की प्रजाति को ढूंढा और हमारे देश में काफी बड़े पैमाने पर गेहूं का उपज होने लगा, जिसमें गेहूं का बहुत वृद्धि हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या का विलोम शब्द क्या होता है। संध्या का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका हो जाएगा आंसर सुबह, यानी ऑप्शन नंबर बी। शाम को मतलब समझते ही है, शाम, संध्या का मतलब भी शाम होता है, और निशा का मतलब क्या होता है, रात हो जाता है। ठीक है, तो संध्या का विलोम शब्द सुबह हो गया। उषा भी होता है। एक 13 सीएम त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है। ठीक है, एक गोला है जो 13 सीएम उसका रेडियस है, उसे पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार का व्यास 13 सीएम है। उस शंकु का जो व्यास है, डायमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड एक चीज हमें समझना है कि कोई भी चीज है, जैसे ये स्फीयर हो गया, अगर हम इसको क्या बना रहे हैं, हम इसे बना रहे हैं शंकु, तो इसको गलाकर बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम और शंकु का, कोण का वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। तो इसका निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है,
और इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना कितना किसका होगा, शंकु का भी होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 1 से 1 कटा दिए, ठीक उसी तरह पाई से पाई कट गया। अब देखते हैं इसका क्या दिया है, हमें रेडियस दिया हुआ है 13 cm, तो 4 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 लिख दिए। और इसका आर दिया हुआ है, व्यास इसका जब डायमीटर 13 दिया है तो रेडियस 13/2 हो जाएगा। तो इसका हमारा और इसका एच होता है, एच सॉरी छूट गया था। शंकु का क्या होता है, वॉल्यूम पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका हो जाएगा आर कितना हो गया, 13/2 इंटू 13/2 इंटू एच, और एच तो हमें निकालना है तो हम इसको कटा दिए 2 से 2, फिर हम इसको कर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 13। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 208। समझ गए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को गलाकर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम और जो नया बनाने वाला जो बनने वाला कोई भी शेप हो उसका वॉल्यूम बराबर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है। तो धनराशि मतलब जो प्रिंसिपल है वो बताना है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 3 वर्ष में वो क्या हो जाता है, कोई प्रिंसिपल है जो 1016 हो जाता है, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1304 हो जा रहा है, इसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। तो 7 वर्ष में 3 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष, ठीक है। और 1304 से 1016 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 16 10 4 14 6 8, ये हो गया 9, 9 में से घटा 8 और ये हो गया 2, 288 हो जाएगा। तो 288 हो गया। तो ये 288 क्या है, ये 288 4 वर्ष में जो अमाउंट है, हमें आगे पता, हम आगे निकालना ही है हमें अमाउंट। ये जो अमाउंट है 4 वर्ष में इसका ये इंटरेस्ट हो गया। तो 1 वर्ष में इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 288/4, तो कटाएंगे तो हो जाएगा 72 रुपया, ठीक है। तो हमें 1 वर्ष का मिल गया क्या, इंटरेस्ट मिल गया। तो अब हमें निकालना है क्या, तो इसमें क्या है 1016 में 3 वर्ष का क्या लगा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये 72 रुपया हो गया। तो अगर 3 वर्ष का कितना दिया हुआ है, ये मिश्रधन यानी अमाउंट 1016, तो अगर इसमें से हम 3 वर्ष का इंटरेस्ट घटा देंगे तो 72 इंटू 3 कितना हो जाता है, 144 हो जाएगा। 72 इंटू 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 के 216 हो जाएगा, सॉरी 216 हो जाएगा। तो अगर 1016 से 216 घटाएंगे तो ये 800 हो जाएगा। और यही 800 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यही हमारा मूलधन है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इंटू 100 यानी इंटरेस्ट इंटू 100। तो 1 वर्ष का हमें इंटरेस्ट कितना दिया है, 72 रुपया दिया है, इंटू 100, और क्या दिया हुआ है हमारा, मूलधन इंटू समय। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 800, और समय मैं 1 वर्ष के लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमारा इंटरेस्ट 1 वर्ष का यहाँ निकाला हुआ है। तो यहाँ से कट गया और 8 से 9 मार्च में 72 को घटा दिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 800 रुपया और 9% वार्षिक दर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी लिक्विड में अगर हम लोग हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके श्यानता पर क्या होता है। श्यानता का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी। आइए समझते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। VISCO, VISCO विस्कोसिटी हो गया। तो जैसे पानी हो गया, अगर पानी में कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो थोड़ा जल्दी चला जाता है नीचे सरफेस पे। अगर वहीं सरसों के तेल में डालेंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे ही हम अगर दही में डालते हैं, घी में डालते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो विस्कोसिटी में क्या होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत नज़दीक होता है, ठीक है।
और पानी में थोड़ा दूर रहता है। तो जो जितना गाढ़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर हम उसके हीट देंगे तो उसका क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर चला जाएगा। तो दूर चला जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो उसका अट्रैक्शन था, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वो कम हो जाता है। तो अगर विस्कोसिटी में अगर हम हीट बढ़ाते हैं तो उसका जो विस्कोसिटी होता है, श्यानता होता है, घट जाता है। यही है विस्कोसिटी। किसी लिक्विड का उसका जितना गाढ़ापन ज्यादा रहेगा उसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा, और उसको हम हीट देंगे तो क्या होगा, उसका फैलेगा, तो उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही है विस्कोसिटी का कंसेप्ट। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मायोलॉजी कहलाता है। मनुष्य का पेशियों का अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को जितना ज्यादा कम समय में अटेम्प्ट कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा रिवीजन के तौर पे। मम्स क्या है, तो मम्स किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, प्रोटोजुआ द्वारा होता है, या कवक के द्वारा होता है। तो मम्स जो होता है ये वायरल डिजीज है, ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ये कैसे फैलता है, अगर कोई व्यक्ति को मम्स हुआ है, मम्स का ही मतलब होता है हिंदी में गर्ल्स हुआ, अगर किसी को हुआ है, अगर आप उसके लार के संपर्क में आ जाएंगे तो आपको भी मम्स हो जाएगा। आपका जो लार ग्रंथि होता है, आपका दोनों गाल होता है, सूज जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मम्स क्या है, विषाणु जनित रोग है। किस शहर में सुशासन महोत्सव 2014-24 का आयोजन किया गया है, तो सुशासन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है, बताइए कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो स्टीन का अयस्क है कार्नोटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध किस सुनहरी क्रांति का संबंध फलों का उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन 63 होगा, 62 होगा, 60 होगा, या 61 होगा। तो आइए देखते हैं कैसे पैटर्न को फॉलो किया हुआ है यह कॉलम कॉलम वाला रीजनिंग। तो देखिए 6 × 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 54 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक उसी तरह चलते हैं, 7 × 7 और फिर इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा, और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे हम कैसे, हम हमारा क्या होगा पैटर्न, 3 × 4 × 5 ऐसे तो करके इस शुरू में 1 ऐड हुआ, फिर 2 हुआ, तो इसमें क्या होगा, 3 ऐड होगा। तो 3 × 4 = 12, 5 × 60 और +3 63। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, या लंदन में है, बताइए अंकटाड का मुख्यालय। तो अंकटाड का मुख्यालय फ्रेंड जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड में है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 30 दिसंबर 1964 को। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एसोसिएशन एंड डेवलप। अंकटाड का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है उसका यह एक ग्रुप है जिसमें व्यापार करना, देश का एक आपसी सहमति जुटाना, और ये विकास के रास्ते में यह तय किया हुआ एक संस्था है। तो अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसमें विकासशील देशों का यह एक ग्रुप है। मरकट का परवाची शब्द क्या होगा, मरकट का परवाची शब्द क्या है, पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, इसमें सही में कौन सा चीज लिखा हुआ है, बताइए। तो इसमें सही लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा हुआ है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अयोध्या में राम मंदिर तो बनेगा ही उसी स्थान पर, लेकिन उससे कुछ दूरी पर अयोध्या में ही एक मस्जिद का भी निर्माण कराया जाएगा, तो उस मस्जिद का नाम बदलकर फिलहाल बताइए क्या रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी और डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए बी, ए बी, फिर हो जाता है ओ हो जाता है। ये चार मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप है, बाकी डिवाइड होकर इनमें भी बहुत सारा सेक्शन है, जो कि 8 तरीका का हो जाता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? बताइए, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो इसका संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और मौलिक अधिकार का जिक्र किस में है? तो भाग 3 में है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 16835 में 6 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर क्या होगा? यानी 16,835 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान आपको बताना है। तो 16835, तो पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो देखिए, स्थानीय मान के लिए 6 का 6 यहाँ उतार दिए, मल्टीप्लाई किए, 1 कर दिए, और इसके बाद कितना डिजिट है? 3 है, तो हम 3 डिजिट लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 6,000 हो गया। समझ गए? और हमें बोल रहा है जातीय मान, तो जिसका जातीय मान बोलेगा, 6 का पूछ रहा है, तो हम 6 घटा देंगे। तो 6,000 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5,994, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध के रूप में, सरसों तेल के स्रोत में, या निर्गंधीकरण के रूप में? तो फ्रेंड, मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में भी किया जाता है। युद्ध में मस्टर्ड गैस का कोई ज्यादा घातक हथियार के तौर पर इसको नहीं देखा जाता है। घातक हथियार के तरह ये कार्य नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि मस्टर्ड गैस अगर छोड़ा जाए और जो इसके संपर्क में आएगा, तो 24 घंटा बाद, इंस्टेंट नहीं, 24 घंटा बाद उसके स्किन पर क्या होगा? लाल हो जाएगा, फोड़ा हो जाएगा, उसका स्किन जलकर छिलने लग जाएगा। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरः। ठीक है, पुरोहित में ऑप्शन नंबर बी, पुरः उपसर्ग है। एक व्यक्ति 4 km दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है तथा बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो प्रारंभ बिंदु से अब तक कितने दूरी पे है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वो प्रारंभ बिंदु से, जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, वो कहाँ कितना दूर तक पहुंच गया है? तो इसका जवाब होगा, देखिए, ये मान लीजिए उसका इनिशियल स्टेज है जहां से वो चालू हुआ, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर वहां से मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलता है, बाएं साइड में मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूरी पे है? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताना है। तो देखिए, ये कैसा एक फॉर्मेशन बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो इसका दे दिया, ये 4 दे दिया है, ये 3 दे दिया है, ये 4 और ये 3 दिया है। तो 5 निकालने के लिए हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी वो
अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। 42वां महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है बताइए। 42वां महामंडल महोत्सव अयोध्या, आगरा, कानपुर या ग्रेटर नोएडा किस राज्य में हुआ है? तो इसका शुरुआत हुआ है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है, ठीक है, ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को, जो पूरा कार्य है उसका 60% कार्य को कंप्लीट करने में कितने दिनों में कर सकता है? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए का इफिशियंसी बी से 40% कम है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी, अगर बी का इफिशियंसी 100 है, हम इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो ए का इफिशियंसी कितना होगा? 40% कम है तो 60 है, तो इसको एक सोना से एक सोना कटाइए और ये 3 और ये हो गया 5, तो इनका इफिशियंसी 3:5 का है। इफिशियंसी इनका कितना है? 3:5। और इफिशियंसी यानी कार की क्षमता को जो अगर हम इन्वर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो टाइम का हो जाता है। तो टाइम कितना हो जाएगा? जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा उसका टाइम कम लगेगा, तो इसके जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ये इनका इफिशियंसी हो गया। और दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 50 दिन में। अगर 50 डेज को और दोनों का इफिशियंसी को जोड़ देंगे, 5 प्लस सॉरी ये 3 + 5 इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो इनका 8 यूनिट हो रहा है। एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 50 × 8 से तो 400 यूनिट, ये क्या है? टोटल काम है। 400 यूनिट क्या है? टोटल कार्य है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 60% कार्य को कंप्लीट करना है तो 400 यूनिट का 60/100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 यूनिट। 60% टोटल वर्क का 60% कार्य 240 यूनिट हुआ। तो यही पूछ रहा है कि 240 यूनिट यानी 60% वर्क ए के द्वारा कितने दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये टोटल कार्य हो गया, हमसे दिन पूछ रहा है, टोटल ये कार्य है और इसका हमें इफिशियंसी पता है कि ए का इफिशियंसी 3 है। तो हम टोटल वर्क को अगर इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240/3, 80 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 80 क्या हो जाएगा? 80 दिन में कंप्लीट करेगा 60% वर्क ए के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 दिन में कंप्लीट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टरों को दर्शाता है? ठीक है, तो नारी के अंदर ही क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नारी है तो नारी के अंदर क्या होगा? माँ का हो जाएगा। ये नारी है तो इसके अंदर माँ आएगी। तो देखिए एक नारी डॉक्टर हो भी सकती है और एक माँ भी डॉक्टर हो सकती है। तो ये कैसा फॉर्मेशन करेगा? इस तरह का। तो हमारा आंसर किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नारी के अंदर माँ आएगी और माँ भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर नारी भी एक डॉक्टर हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। निराशा का संधि विच्छेद क्या है बताइए? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निधन आशा। निराशा का अर्थ यही होगा, संधि विच्छेद निधन आशा। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर है? ऑप्शन है चित्रावती, अमरावती, कुमुदवती या वराही। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वराही नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिसून का परवाची शब्द क्या है? जो पिसून है उसका परवाची शब्द क्या है? पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिसून का परवाची शब्द सिनोनिम्स
चुगलखोर होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिए गए विकल्प में विषम शब्द को चुनना है। इसमें क्या करना है, जो ऑड है चारों में उनको चूज करना है। तो देखिए 9 6 15, 96 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 111 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और 87 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कौन नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो 96, 111 और 87 3 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 8 नहीं होगा। तो ये चारों में 8 अलग है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। डॉलर, कुवैती दीनार, येन या रूबल। तो इसका जवाब हो जाएगा कुवैती दीनार, दुनिया का सबसे महंगी करेंसी है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है, बताइए सोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो इसका जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और सीसा, एसएन प्लस पीबी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समाज है, बताइए चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चतुर्भुज को ऐसे हम द्विगु समास के भी उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में रहेगा तो बहुब्रीहि समास ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये क्वेश्चन हमने आगे कर चुका है, नारी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a माइनस बी बराबर 1, a माइनस बी बराबर 1, देन ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा। तो a माइनस बी बराबर 1 है, तो हम a का वैल्यू 2 रख दे रहे हैं और b का वैल्यू 1 रख दे रहे हैं। देखिए घटाएंगे तो 1, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो चलिए हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, ए का क्यू यानी ए का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यू 8 माइनस बी क्यू, बी का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यू करेंगे 1 और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 1, तो 8 माइनस 1 7 हो गया और ये 3 2 6, तो 7 में से 6 घटा 1, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर का आधारशिला किस राज्य में रखा है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है उसको हमें, सॉरी करेंट अफेयर है उसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 60 ईयर है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना था। जो 6 वर्ष पहले था पिता का जो एज था उसके पुत्र का एज से 5 गुना था। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको मान लेते हैं एक्स क्या है, फादर का एज है, वाई क्या है, सन का एज है। थोड़ा पेन को थिकनेस बढ़ा दे रहा हूं। तो दिया हुआ है ऑप्शन में x प्लस वाई बराबर 60 और 6 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, तो 6 वर्ष पूर्व मत घटाएंगे, x माइनस 6, 6 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना था, तो पुत्र का आयु में भी 6 वर्ष घटाएंगे, तो इसमें घटा दिए 6 और कितना है 5 गुना है, तो इसको बराबर करेंगे और इसको कर देंगे 5 गुना, दोनों बराबर हो गया। तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5y माइनस 6 5 30, तो x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, -24,
और एक इक्वेशन हमारा यहाँ दिया हुआ है, एक इक्वेशन यहाँ बन गया। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो गया 60। तो इसको हम कटाएंगे, प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको कटा दिए तो कितना हो गया -5y माइनस वाई यानी -6y। और ये हो गया 6, 60 प्लस 24 84। तो ये दोनों माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया 1 और ये हो गया 16। कितना हो गया एक तो 6 अच्छी तरह 14 छक 84 हो गया। और 6 वर्ष के बाद कह रहा है तो ये तो वर्तमान हो गया, 6 वर्ष के बाद यानी 14 प्लस 6 यानी 20 वर्ष हो जाएगा उसका आयु। ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर का विलोम शब्द क्या होगा? अनुनिर्भर, परिनिर्भर, परिजीवी या स्वावलंबी? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड परिजीवी। तो हम पढ़ते हैं परिजीवी प्राणी किसे कहते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे ही इससे हम अनुमान लगा लेंगे कि आत्मनिर्भर का विलोम शब्द एंटोनिम्स परिजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अमरकंटक, धूपगढ़, महेंद्रगढ़ या गुरु शिखर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? आम्स्टर्डम, लिस्बन, बुखारेस्ट या नीदरलैंड सिटी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? आम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 9, 6, 105, 524। तो आगे यहाँ क्या होगा बताइए? ये रीजनिंग का सीरीज किस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है? यहाँ x का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए 4, 9, 26, 105 एंड 524। ये कैसा पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहा है? तो चलिए देखते हैं। 4 से अगर हमको 9 तक जाना है तो कैसे जाएंगे? तो 4 इंटू 2 प्लस 1 देखिए 9 हो गया। अब 9 से हमें 26 अगला डिजिट जा रहा है तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? तो 9 इंटू 3 कर दिए तो देखिए 27 हो रहा है तो एक घटा देंगे 26 हो गया। फिर आगे देख रहे हैं 26 में 105 कैसे जाएगा? अगला सीरीज कैसे जाएगा? 26 इंटू देखिए इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हो गया, 4 से 9 तक जाने में 2, 9 से 26 जाने में 3 और इसको 105 जाने में 4 हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस फिर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। फिर आगे 105 को अगर 5 से हम देखिए 2, 3, 4 आगे क्या होगा? 5। इधर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा? 524। आगे हमें कैसे करना है? तो 524 इंटू यहाँ 5 हो गया तो यहाँ आ गया 6, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो गया प्लस। इसको हम लोग करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3145 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 8 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक खो देता है। यानी सही करेगा तो 8 मार्क्स प्राप्त होगा और गलत करेगा तो निगेटिव 2 मार्क्स कट जाएगा। यदि टोटल सभी प्रश्न 120 प्रश्न है, टोटल क्वेश्चन में दिया है प्रश्न कितना है? 120 क्वेश्चन है, हल करता है और 260 अंक प्राप्त करता है। यानी जितना क्वेश्चन सॉल्व करता है उसमें सही भी होता है और गलत भी होता है। तो उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि कितना मार्क्स उसने गेन करता है? 260 करता है। ठीक है, इसको हम बीच में रख देंगे, इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। अगर बाई द वे टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है कि परीक्षा में 120 क्वेश्चन था, अगर 120 क्वेश्चन का 120 सही करता तो कितना होता? उसको कितना मार्क्स आ जाता? तो 12 इंटू 8 960 मार्क्स उसका आ जाता। ठीक है, और 120 क्वेश्चन गलत कर देता तो उसका कितना माइनस में चल जाता? 240 चला जाता।
तो आइए अब इसको इसमें से घटाएंगे, 960 को 260 से घटाएंगे, 260 में घटाएंगे, 960 से 260 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो प्लस में चल जाएगा क्योंकि माइनस है। तो ये हो गया 0 का 0, 6 4 10 और 2 2 4 1 5। ठीक है, ये रेशियो में चला जाता है। इसको 200 से 200 घटा दिए तो 5:7 हो गया। मतलब 5 सही कर रहा है 5 रेशियो में, तो 7 गलत कर रहा है, यानी सही से ज़्यादा गलत ही कर रहा है। तो बताइए सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितना है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितना है, 120 है। और सही कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। कितना क्वेश्चन में, 12 में, 12 अनुपात में। ये 12 अनुपात किसके बराबर है, ये 12, ये टोटल 5 + 7 120 का बराबर है। तो चलिए इसको कटाते हैं तो कितना हो गया, 10 से कट जाएगा तो 10 5 50। उसने 50 क्वेश्चन को सही किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यदि कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है, ठीक है, और ACHE को 3950 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कूट भाषा में हेड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए DISC इसको क्या लिखा जाता है, 8749, ठीक, और ACHE को क्या लिखा गया है, 3950। तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, DISC में, ISCHE में देखिए C और C कॉमन है। तो देखिए C के लिए भी 9 है और यहाँ भी C के लिए 9 है। तो बाकी को हम ऐसे लेकर चलेंगे कि 8 का वैल्यू, D का वैल्यू 8 होगा, I का वैल्यू 7 होगा, S का वैल्यू 4 होगा, A का वैल्यू E होगा और C का वैल्यू 9 तो हो गया ही कॉमन है, H का वैल्यू 5 और E का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हेड का हम क्या लिखेंगे, तो हेड का H का वैल्यू हो जाएगा 5, E का वैल्यू हो जाएगा 0 और A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो 5038 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई का संबंध किस गेम से है, किससे संबंधित है, क्रिकेट से, घुड़सवार से, घुड़दौड़ से, तैराकी या निशानेबाजी से। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा मिनी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया यूपी पुलिस का। मिलते हैं अगला मिनी मॉक टेस्ट में। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।